एक दिन अपना भी सपना सच होगा, कि एक दिन अपना भी सपना सच होगा। एक हाथ में माइक, एक हाथ में और पूरा का पूरा स्टेज अपना होगा, स्टेज अपना होगा। यही सोचा था ना आप लोगों ने जब आप क्लास 12th में आए थे। और अब क्या आप लोगों ने अपना सिलेबस तक नहीं कंप्लीट किया? आपको यहाँ तक नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है, उसका पैटर्न किस तरह का होने वाला है। अब आपको घबराहट हो रही है कि जो आपका लक्ष्य है, आपका सपना है, उसको मैं अचीव कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो मैं कह देता हूँ यह अब भी पॉसिबल है मेरे भाई। ठीक है, समय आपके पास कम है, लेकिन अगर आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिए जो भी लक्ष्य है आपका, जो भी आपका गोल है, वो आपसे ज़्यादा दूर अब नहीं है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी के अपने बनाए यूपी बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। और आपकी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के समान हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न किस तरह होने वाला पूरा बताएंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय कितने होंगे, और उसके बाद में आपको लिखने वाले क्वेश्चन कितने होंगे, व्याकरण से कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरा इसका जो पीडीएफ है पूरा मैं सोल्व करके बताने वाला हूँ, उसका पूरा मॉडल पेपर। ठीक है, यकीन मानिए कि अगर आप ये पूरा मॉडल पेपर अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए कि हाँ, अगर आपने सिर्फ पास होने को सोचा होगा ना, तो आप 80% नंबर के साथ पास हो गए। और अगर आपने कभी आपका सपना रहा होगा 90% लाने को, तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका 95 तो कहीं भी नहीं गया है। ठीक है, तो मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इस समय आपके एक एक सेकंड की कितनी इंपॉर्टेंट, इसलिए बिना देरी करते हुए, बिना एक सेकंड भी बात करते हुए हम फटाफट अपना क्वेश्चन पेपर जो है पूरा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में जो भी बताने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगर आप इसे हवा में ले रहे हैं ना, तो जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम देंगे उस दिन आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि हाँ शायद उस दिन पूरा देख लिया होता पूरा। इसके बाद अगर बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हाँ, तो आपको पता होगा कि हाँ आपको कितना तकलीफ होगा इस वीडियो को देखने के बाद, कि हाँ उस समय काश मैंने अपने बोर्ड एग्जाम से पहले इसको देख लिया होता। ठीक है, तो इसीलिए यह जरूरी नहीं कि आप वीडियो को देखते हैं कि नहीं, इसको पूरा देखते हैं कि नहीं, इससे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ आप दुगुना स्पीड में करके देखें, 1.5 गुना, लेकिन हाँ पूरा देखना भाई। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो नंबर मिलने वाले हैं, एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यह क्वेश्चन पेपर जो है मैं बता देना चाहता हूँ आपके समान हिंदी सब्जेक्ट का है। ठीक है, और क्लास 12th का है, जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। तो हाँ, इतने समय में मतलब कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आप अपने जो मार्कर से है कॉपी ले आइए बोर्ड एग्जाम की, और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, देख लेंगे ना कि आपका जो टाइम है सही से मैनेज हो रहा है कि नहीं, किस में आपका समय ज़्यादा लग रहा है, उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आपको इस तरह का पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 12 पेज का पूरा होगा। ठीक है, इसी तरह आपको पीले रंग का मिलेगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर वो पीला ही लाए हैं हम। ठीक है, पीले रंग का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है अगर आप क्लास 12th में है। हाँ, क्लास 12th का ही ये मॉडल पेपर है जो हम करवा रहे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अनुक्रमांक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आप भर ही लोगे। ठीक है, अनुक्रमांक देखने को मिलेगा जिसमें आपको अपना रोल नंबर भरना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नीचे आपका अपना यहाँ पर अपना नाम डालना होगा। ठीक है, कुछ भी जो आपका नाम है वहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में पूर्णांक आपको पता है कि पूर्णांक जो इसका 100 है। ठीक है, यह आपको पता है, हिंदी इंग्लिश में इन दोनों में 100 रहता है, एक भी नंबर प्रैक्टिकल के नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। चलिए अब जो ये मॉडल पेपर होने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम का, इसमें देखिए ये 2 खंड में विभाजित है। ठीक है, ये खंड का में और खंड खा में। अब देखिए खंड का में क्या आएगा, खंड का में जो आपका गद्य पद्य साहित्य का पूरा एमसीक्यू है, उसके बाद में जो भी आपके लेखक और कवि है उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उसके बाद में गद्यांश पद्यांश और आपका खंड काव्य और कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य, ये आपका खंड का में आ जाएगा। और खंड खा में क्या आ जाएगा, आपके जो भी व्याकरण के सारे टॉपिक है, लोकोक्ति, मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, रस छंद अलंकार, पद लेखन और निबंध लेखन, ये सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे खंड खा में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम खंड का को देखेंगे, उसके बाद हम खंड खा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो खंड खा में आपको सबसे पहले आपको गद्य पद्य साहित्य के एमसीक्यू दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 10 एमसीक्यू दिए जाएंगे। ठीक है, एक एक नंबर के होंगे। 5 एमसीक्यू गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 एमसीक्यू आपको पद्य साहित्य के इतिहास से, यानी यहाँ पर आपको 10 नंबर एमसीक्यू के मिलने वाले हैं गद्य पद्य साहित्य के विकास के। ठीक है, तो चलिए 5 गद्य के मिलेंगे और 5 पद्य के। ठीक है, तो चलिए फिर गद्य साहित्य के एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे पद्य साहित्य के एमसीक्यू अर्थात काव्य साहित्य के एमसीक्यू। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा गया है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, बताइए फटाफट भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, बताइए। ऑप्शन दिया गया है आपको, मुंशी सदासुख लाल, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए फटाफट, तब तक मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड, रेड कलर ये कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए बता दीजिए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। और यहाँ पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं जो बताने जा रहा हूँ इससे भी इम्पोर्टेंट है,
मैं जो बताने जा रहा हूँ वह इससे भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए कॉपी कलम लेकर इसे नोट कर लीजिए जो हम कहने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक आपसे पूछा जाएगा कि भाषा गोष्ठी के लेखक कौन है, आप बता देंगे भैया राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। दूसरा आपसे जब पूछा जाएगा कि लल्लू लाल की रचना है और आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो लल्लू लाल की रचना आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे प्रेम सागर, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ की रचना, तो आप बताएंगे श्रृंगार रस मंडन, ठीक है। तो ये 3 रचनाएं हैं जो इसमें पूछी जाती हैं। 3 रचनाओं में से एक आता है, चाहे आपसे भाषा युगोशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी पूछ ले, चाहे आपसे लल्लू लाल प्रेम सागर पूछ ले, और चाहे आपसे श्रृंगार रस मंडन विट्ठलनाथ पूछ ले, ठीक है। तो 3 में से एक जरूर पूछेगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ चौथा ये रहा, चौथा ये है सदल मिश्र, ठीक है। चौथा ये है, ये 4 पूछा जाता है, ठीक है। इन चारों में से एक आता है, लेकिन देखिए संयोग देखिए कि 4 में से 2 आ गया यहाँ पर, 4 में से यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है वहीं से आ गया, ठीक है। तो चौथा ये है सदल मिश्र, सदल मिश्र की रचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नासिक खेतोपाख्यान, नासिक खेतोपाख्यान इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाषा युगोशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल प्रेम सागर, तीसरा गोस्वामी विट्ठलनाथ श्रृंगार रस मंडन, और चौथा आपसे पूछा जाएगा कि सदल मिश्र, तो आप बताएंगे नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। हो गया आपका सही। चलिए कन्फर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देगा कि चंद्रकांता संतति कृति की विधि है। कहने का मतलब है कि जो चंद्रकांता संतति रचना है उस रचना की विधा कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर विधि लिखा हुआ गलत हो गया है, ठीक है। बता दीजिए चंद्रकांता संतति रचना की विधा कौन सी है। आपसे ऑप्शन आपसे दिया गया है आपको कि निबंध है, नाटक है, कहानी है या फिर उपन्यास है। तो जो चंद्रकांता संतति रचना है यह क्या है? यह एक उपन्यास है। और किसका उपन्यास है? अगर पूछा जाए किसका उपन्यास है तो क्या बताएंगे? जो चंद्रकांता संतति रचना है ये किसकी रचना है? तो आप बताएंगे यह है देवकीनंदन खत्री की रचना, ठीक है। देवकीनंदन खत्री, यहाँ पर सही से लिखा नहीं जा रहा है, आप सही से लिख लीजिए, देवकीनंदन खत्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पत्रिका से देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पत्रिका से देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए मैं सारी इंपॉर्टेंट जो पत्रिका है मैं एक बार में बता देता हूँ, जिससे आप चाहे जो पत्रिका और उसके संपादक पूछ ले आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो बताने में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं का नाम बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा, तब तक आप खुद से सोचिए इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए, हाँ लिख लीजिए जो हम बताने जा रहे हैं, लिख लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पत्रिका से देखने को मिलेगा जरूर, ठीक है। तो सारी पत्रिकाओं के जो संपादक हैं और सारी पत्रिकाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं। पहला हंस पत्रिका, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद। दूसरा ब्राह्मण पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा जब आपसे पूछा महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका कौन सी है तो हो जाएगा सरस्वती, ठीक है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादक कौन है तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। और चौथा आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी प्रदीप, तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किसके थे? हिंदी प्रदीप के, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए हंस पत्रिका के संपादक कौन है तो प्रेमचंद हो जाएगा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। और जब आपसे पूछा जाए कि हिंदी प्रदीप के तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर इंदुमती तो होगा नहीं क्योंकि इंदुमती जो है ये तो किशोरीलाल गोस्वामी की है, और ये क्या है? ये हिंदी की पहली कहानी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी। और जो परीक्षा गुरु है यह तो लाला श्रीनिवास दास का है, और ये जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ठीक है। तो इस पर भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए तो इसका जो है हिंदी प्रदीप राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे? हिंदी प्रदीप के। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक का ही है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो आपके किताब के जो सबसे पहले लेखक हैं, मतलब कि आपकी बुक के सबसे फर्स्ट लेसन के जो लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, वाग्धारा, साहित्य और समाज, शेखर एक जीवनी। चलिए मैं पूरा आपको बता देता हूँ। अगर आपको मान लीजिए आंसर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले उन आंसर को ढूंढकर काट देंगे, निकाल देंगे जो बिल्कुल भी सही नहीं है, कहने का अर्थ है वो गलत हैं, तो उनको सबसे पहले आप काट छाँट कर अलग कर दीजिए। उसके बाद जो भी सही आंसर बच जाए वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप सभी को पता है शेखर एक जीवनी भैया ये तो अज्ञेय की है, ये तो भैया अज्ञेय की रचना है, तो अज्ञेय की तो ये तो नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। चलिए और बाण भट्ट की जो आत्मकथा है ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो यह भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाग्धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और ठीक है, यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा है जो एक किस विधा की रचना है? बताइए कमेंट करके, जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं,
बता देते हैं कि आत्मकथा है, आत्मकथा देखकर आत्मकथा लगा देते हैं, लेकिन जो बाणभट्ट की आत्मकथा है यह एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार किसकी कृति है या फिर काव्य कृति है? बताइए किसकी कृति है या फिर किसकी रचना है? चलिए तो आपसे जब भी पूछा जाए कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, कितनी नावों में कितनी बार के लेखक कौन है, 10 द्वार से सोपान तक के लेखक कौन है और हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है, तो सबका एक ही आंसर होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, कितना बड़ा नाम है ना, बहुत बड़ा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सबका राइट आंसर होगा यही कि शेखर एक जीवनी, हरी घास पर क्षण भर और फिर 10 द्वार से सोपान तक। और या फिर आपसे पूछा है कितनी नाव में कितनी बार, सबका आंसर एक ही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। चलिए छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन है? ये तो सभी को पता है कि भैया छायावाद में जो है सुंदरता और प्रेम का वर्णन किया गया है, सौंदर्य एवं प्रेम का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, एक क्वेश्चन आपको सप्तक से जरूर देखने को मिलेगा, इसे कहेंगे मोस्ट कितनी बार लिखें कम है। ठीक है, मोस्ट ये तो कन्फर्म है भैया, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आप नहीं देख कर जाएंगे तो भी आएगा ही आएगा। ठीक है, इसीलिए जो इसका हाँ 4 आएगा, 4 में से एक पूछा जाता है, तो इसमें जो पहला है और दूसरा यही सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है यहाँ पर मैं चारों के बता देता हूँ, चारों बता देता हूँ, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पहला आपसे पूछा जाए कि तार सप्तक के संपादक कौन थे, अगर तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1943 में। ठीक है, ये बताएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, दूसरा सप्तक का प्रकाशन, तो आप 8 साल जोड़ लेंगे और कितना बताएंगे? 1951 बताएंगे। ठीक है, पहला 1943, पहले में मतलब जो पहला तार सप्तक था उसे सिर्फ तार सप्तक कहा जाता था। ठीक है, पहला नहीं लगाया जाता था। ठीक है, दूसरा है उसे तो दूसरा कहाँ ही गया, तो ये हो गया पहला मतलब तार सप्तक यार, और ये दूसरा सप्तक। ठीक है, और तीसरा सप्तक जब पूछा जाए तो इसमें भी 8 साल जोड़ लीजिए, इसमें भी 8 साल जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 1959। और फिर आपसे चौथा पूछा जाए कि चौथा तार सप्तक, तो इसमें भी 8 साल जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 साल नहीं जोड़ेंगे, अब आप इसमें 20 साल जोड़ेंगे, 1979। ठीक है, ये हो जाएगा 1979। पहला मतलब तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक पूछा जाए तो 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा तो 1979। ठीक है, चारों हमने बता दिए, एक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो नोट करके रख लीजिए। चलिए एक और महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपको, पद्मावत, साकेत, रामचरितमानस या फिर पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, तो मैं देखिए रामचरित जो मानस है यह तो है तुलसीदास का है, ये तुलसीदास का है। ठीक है, ये किसका है? तुलसीदास का, लिख लीजिए। उसके बाद में ये तो होगा नहीं तुलसी रामचरितमानस। साकेत ये मैथिली षटगुप्त का है, पद्मावत ये शायद मलिक मोहम्मद जायसी का है। ठीक है, बचा क्या? पृथ्वीराज रासो। तो ये पृथ्वीराज रासो क्या हो जाएगा? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई। यह भी पूछा जाता है कि किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो, किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। ठीक है, चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है मैथिली शरण। देखिए आ भी गया, मैथिली षटगुप्त की रचना पूछी जाती है ज़्यादातर। ठीक है, मैथिली षटगुप्त की रचना पूछी जाती है, चाहे साकेत, यशोधरा, मतलब अभी सब बताएंगे जो जो पूछी जानी है। ठीक है, आप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैथिली षटगुप्त की काव्यकृति कौन सी है, यानी इनकी रचना कौन सी है। हाँ, तो त्रिपथिका तो होगा नहीं। ठीक है, त्रिपथिका तो होगा नहीं, क्योंकि त्रिपथिका किसकी है? बताइए, त्रिपथिका किसकी है? त्रिपथिका किसकी है? त्रिपथिका है भगवती चरण की, तो ये तो होगा नहीं। और जो ग्राम्या है ये किसके हैं? ये ग्राम्या या फिर परिवर्तन, ये दोनों हैं पंत के। ठीक है, और जो लहर है ये जयशंकर प्रसाद का है, और ये एक विरह काव्य है। सॉरी, आंसू एक विरह काव्य है, लहर भी जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है। ठीक है, और आंसू विरह काव्य है। तो बचा क्या यहाँ पर? प्रेमाम्बु परवाह। ठीक है, यही इनकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेमाम्बु परवाह जो है मैथिली षटगुप्त की काव्यकृति है, कहें तो रचना है। ठीक है, और बाकी ये तीनों नहीं होगा। क्यों? ये तो उनकी है, किसकी? क्योंकि ये तो भगवती चरण की है और ये सुविता जनपद की है, ये जयशंकर प्रसाद की है। बचा क्या? यही तो बचा, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए हमने पूरे एमसीक्यू देख लिए, गद्य साहित्य पद्य साहित्य के पूरे एमसीक्यू हमने देख लिए हैं। चलिए यहाँ पर 10 नंबर आपके कन्फर्म हो चुके हैं, 10 एमसीक्यू जो है हमने कन्फर्म कर लिए। चलिए अभी खंड का ही हमारा चल रहा है। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा, अब चलिए गद्य साहित्य पद्य साहित्य के एमसीक्यू हो गए। अब तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि
गद्यांश पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे इस तरह अथवा करके, ठीक है, और इसी तरह अथवा करके जब पद्यांश दिया जाएगा उसमें भी 2 पद्यांश आपको अथवा करके दिए जाएंगे, ठीक है, जिनका आपको संदर्भ और व्याख्या लिखना होगा, और कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो उसी में मिल जाएंगे गद्यांश पद्यांश में ही, ठीक है। तो 2 दिया जाएगा, आप जो चाहते हैं, जो जानते हैं आप उसे अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी रोक टोक नहीं। ये मुझे अच्छा लगता है इसमें कि हाँ जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक नहीं आता है बाय द वे किसी कारणवश, तो दूसरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला गद्यांश जो है 3 नंबर, ठीक है, दिया गया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, ठीक है, एक ही करेंगे हम, करना दोनों नहीं करना है, एक ही करना है हमें, ठीक है। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। अब बताइए पहले किस लेसन का है, ठीक है, किस लेसन का है, तो ये है आपके सबसे पहले ही लेसन का, राष्ट्र का स्वरूप किसका है, वासुदेव सागर गुलाल जी का। तो उन्हीं की यह गद्यांश है, उन्हीं की रचना का, ठीक है। वासुदेव सागर गुलाल जी बताते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है, ठीक है, जो हमारा देश है, राष्ट्र है, यह 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला बताते हैं कि जो है यह राष्ट्र भूमि, और दूसरा जो बताते हैं लोग, ठीक है, यानी जन जो हैं, जन हैं, व्यक्ति हैं उनसे, और तीसरा जन की संस्कृति। 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है, भूमि, जन और जन की संस्कृति। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं ये राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला भूमि, और दूसरा मनुष्य, और तीसरा मनुष्य की संस्कृति यानी जन की संस्कृति, ठीक है। चलिए अगला के आगे क्या दिया है, पृथ्वी हो मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी पृथ्वी हो मनुष्य ना हो तो क्या वही राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। और पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। कहने का अर्थ है कि जब पृथ्वी और जन दोनों ही मिलते हैं तभी एक राष्ट्र का स्वरूप तैयार होता है, तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। जन के कारण यानी लोगों के कारण ही जो पृथ्वी है मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, ठीक है। अब देखिए अगर लोग ही नहीं होंगे तो पृथ्वी को माता क्यों कहेंगे, लोग कौन कहेंगे, कहने पृथ्वी को माता कहने वाले लोग कौन होंगे, ठीक है। वैसे भी आप तो नहीं मानते हैं, आज की दुनिया ऐसी हो गई है, लेकिन मान अब जो भी लोग हैं मानते हैं, अगर कोई भी नहीं होगा तो कौन मानेंगे, पृथ्वी को माता कौन मानेंगे, ठीक है। और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, ठीक है। पृथ्वी जो है माता है और जो लोग हैं वो उसके पुत्र हैं। अगर लोग ही नहीं होंगे तो उसकी माता कौन होंगी, और ये पुत्र को कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी एक राष्ट्र के निर्माण के लिए तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, भूमि और जन की संस्कृति, ठीक है, यही दिया गया है। इसका हमने व्याख्या करके पूरा बता दिया। चलिए और इसके अब यहाँ पर इसका गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम लिखना है। चलिए और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो इसी गद्यांश में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसमें लिखना है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, यानी कहने का मतलब है आपको इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है। इसको आपका संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ में क्या लिखना होता है, यही तो लिखना होता है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं, ठीक है। चलिए और फिर उसके बाद में इसका व्याख्या लिखना है। तो व्याख्या मैंने आपको बोलकर बता दिया, अभी हम इसको दिखाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, ठीक है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो ये तो मतलब कठिन तो होगा नहीं भैया, मतलब आप अगर एक बार भी पढ़े होंगे ना, मान लीजिए एक बार भी पढ़े, आपको सिर्फ इसका संदर्भ पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि व्याख्या तो बनाकर लिख देंगे और जो इसका कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तो इसमें ही मिल जाएंगे, गद्यांश में ही, तो नंबर कहाँ कटेगा, है ना मजे वाली बात। चलिए तो गद्यांश और लेखक का नाम हमने बता दिया, अभी हम देखें स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है, दिखाएंगे। और व्याख्या हमने बता दिया। अब देखिए तीसरा पूछा गया है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है। पृथ्वी हो मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है। फिर चौथा पूछा गया है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो भैया ऊपर ही हम बने हैं, ऊपर ही हमने यहाँ पर देखा है कि जो पृथ्वी है और जन है ये दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं, यानी राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है कि पृथ्वी कब मातृभूमि कोई संज्ञा प्राप्त करती है, पृथ्वी कब मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है, कहने का मतलब है कब माता कहलाती है, यानी जन के कारण, ठीक है। सिंपल वर्ड है, जन के कारण, ठीक है, यानी लोगों के कारण, लोग हैं तो पृथ्वी माता कहलाती है, नहीं होंगे तो नहीं कहलाएगी, ठीक है। हो गया हमारा गद्यांश। चलिए अब हम इसको दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है। चलिए उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इसी तरह आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, और बाकी तो हमने बोलकर बता ही दिया। आप देखिए दूसरा भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हमें एक ही करना है होगा, ठीक है। अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं तो ये आपके अशोक का फूल नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, आप कर लेंगे, ठीक है। इसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। पद्यांश यहाँ पर दिया गया है, 2 पद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। पद्यांश भी 2 आपको दिया जाएगा, जो आप जानते हैं उसे आप अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं और मुझे यहाँ पर सेकंड जो वाला जो है ये मुझे थोड़ा आसान लगता है। क्या दिया गया है,
क्या दिया गया है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र रहे विजय पुरुष आसीन है, बन्हे नर के करों में वार, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है, पवन का ताप नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता है नर सहित गिरी संधु एक समान। ठीक है, अब इसमें भी आपको इसका जो है पाठ का नाम लिखना होगा और उसके लेखक का नाम लिखना होगा। तो कौन से पाठ का कौन से लेखक का नाम है, ठीक है, बताइए। अब हाँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ। आप इसके गद्यांश तो हमने बता दिया, लेकिन आप इसे होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। इसे आप खुद लिखना है, इसे आपको खुद लिखना है, मैं आपको दे देता हूँ। क्यों, हाँ मुझे पता है कि हाँ गद्यांश तो आसान है ही, सभी लोग लिख ही लेते हैं। ये वाला थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप एग्जाम जिस दिन देने जाएंगे उस दिन जब आप आसानी से लिख देंगे ना, तब उस दिन पता चलेगा कि मैंने क्यों कहा था कि आप खुद से एक बार लिखिए, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है लेखकों के हमें साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है, ठीक है। दिया गया है लेखकों का साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों गद्य, अब देखिए गद्य के आपको कुछ लेखक दिए जाएंगे और आपको कुछ पद के दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना एक ही रहेगा, ठीक है, दोनों में से आपको एक ही करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय करना होता है और आप साहित्यिक परिचय लिखने से पहले थोड़ा सा जीवन परिचय बताते हैं, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला है गद्य लेखक में से मैं आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का करवा देता हूँ, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और इसमें से कौन सा करवा दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। ये मैं करवा देता हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यही दो हम करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, कहानी, ठीक है। चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं, दोनों का साहित्यिक परिचय, उसके बाद हम देखेंगे अपनी कहानियाँ और को सारांश और उद्देश्य, उसके बाद हमारा अपने खंडखा पर चलेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, पहले क्या है, पहले देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय लिखते समय आपको ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि एक अच्छा साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, ठीक है, और कितने वर्ड में लिखें, ताकि जो है हमें पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है। 80 वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना रहता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। हमने आपको वर्ड लिमिट बता दी है, 80 शब्द में आपको लिखना रहता है। आप 100 कर सकते हैं, 120 भी कर सकते हैं, 130 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 150 के पार नहीं ले जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको बाकी भी क्वेश्चन तो करने हैं। अगर एग्जाम में बाकी क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारा लिखना होता है, उधर आपका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, गद्यांश, पद्यांश, कहानियों का सारांश, उद्देश्य, खंडकाव्य, निबंध, लेखन, पत्र लेखन, बहुत सारा टॉपिक होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो हमारा कितना नंबर का लॉस होगा, ठीक है। मान लीजिए आप इसी में लिखने में लग गए और मान लीजिए आखिरी में आपका निबंध बच गया, तो कितना बड़ा नुकसान होगा आपका। इसीलिए आपको जितने वर्ड में बोला जाए उतने वर्ड में ही करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए घर पर, ठीक है। एग्जाम देने से पहले 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इनका हम साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे, अब देखिए सबसे पहले इनका साहित्यिक परिचय लिखने से पहले इनका जीवन परिचय लिखेंगे। अब देखिए जीवन मेनली पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, लेकिन जीवन परिचय में हम थोड़ा सा इनके बारे में बता देंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है, और इनका माता पिता का नाम है, इनकी शिक्षा और इनकी मृत्यु, ठीक है। इतना सारा हम इनके जीवन परिचय के बारे में बता देंगे, उसके बाद हम साहित्यिक परिचय शुरुआत करेंगे, ठीक है। मेनली साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, इसको हम छोटा सा लिखेंगे और साहित्यिक परिचय जो है इससे थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, बस। उसके बाद थोड़ी सी रचनाएं लिख देंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और फिर लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको आप हाईलाइट कर देंगे, मतलब हाईलाइट करने का मतलब मेरा मतलब है कि अंडरलाइन कर देंगे या फिर ब्लैक पेन से आप लिख दीजिएगा। जैसे कि जिनका जन्म हो गया कि हाँ सन 1907 ईस्वी में ये हो गया, और बलिया जिले के दूबे का छपरा ये हो गया, ठीक है। तो इन सारे वर्ड को आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इंपैक्ट, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। टीचर जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो इन्हीं कीवर्ड को देखता है और पूरा नहीं पढ़ता है, वैसे पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम था ज्योतिषमती था, ठीक है। ज्योतिषमती, कहीं कहीं ये ज्योति कली भी लिखा होता है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा कि ज्योतिषमती ही होगा, ठीक है। तो इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनके जो पिताजी थे वो भी एक ज्योतिष थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ज्योतिष की परीक्षा उत्तीर्ण की काशी विश्वविद्यालय से 1930 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, आज के समय में ऐसा नहीं है कि हाँ राजा का बेटा भी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। एक किसान का बेटा भी बोर्ड में टॉप कर सकता है, एक मजदूर का बेटा भी 95 स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो आजकल ऐसा नहीं है। बाकी इनके पिता ज्योतिषाचार्य थे, तो इन्होंने भी ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, सम्मानित किया, अलंकृत किया। और 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। कहने का मतलब भैया कि यह इनका निधन हो गया, ठीक है। इस तरह
थोड़ा सा सम्मान देंगे और फिर लिखेंगे कि भारत माता का सपूत, हिंदी साहित्य के अध्येता, मतलब ऐसे कुछ लिख देंगे, थोड़ा सा रेस्पेक्ट देंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी लिखेंगे भैया 1957 ईस्वी में मर गए, 1979 ईस्वी में मर गए, इतना थोड़ी लिखेंगे, अच्छा लगता है। तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ भारत माता का यह अमर सपूत, ठीक है, यह देशभक्त, यह साहित्यकार, इनका निधन हो गया, ठीक है, यह भी लिख देंगे, या फिर स्वर्गवास हो गया, ठीक है, लेकिन वो आप नहीं लिखोगे, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया गया है, जीवन परिचय हो गया इनका। साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे इसे। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है कि साहित्य में इनका क्या स्थान रहा, साहित्य में इन्होंने कौन कौन से योगदान दिए, ठीक है, ये सब लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार थे, आलोचक थे, संपादक थे और उपन्यासकार भी थे, ऑलराउंडर थे, ठीक है। अतिरिक्त एक कुशल वक्ता जिसे बोलते हैं बेस्ट स्पीकर, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर कुशल वक्ता, जहाँ कहीं भी सभाएं होती हैं वहाँ पर ये जाते थे, ठीक है, और लोगों को मार्गदर्शन करते थे, तो इसीलिए इन्हें एक कुशल वक्ता और एक सफल अध्यापक भी थे, ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया गया है, ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। संस्कृत को तो विद्वान थे ही, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बांग्ला का भी विशेष अध्ययन किया था और इसके भी ये विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय दिखाई देता है। कहने का अर्थ है कि भैया जब इनकी रचनाओं में देखेंगे आप, तो आपको प्राचीन जो भी इतिहास है उनके भी दर्शन होंगे और नवीन जो भी नए आधुनिक संसार का भी उसमें दर्शन होगा आपको, ठीक है। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया और आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट होती है, ठीक है। चलिए छोटा करने के लिए आप इसे थोड़ा सा काट सकते हैं, बाकी हम उतना ही लेकर आए हैं जितना आपको लिखना है, ठीक है। आप कुछ लोग पूछेंगे क्या इतना लिखने से पूरे नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे भैया। आप देखिए 80 वर्ड में लिखने को बोलता है, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार मैं दिखा देता हूँ कितने वर्ड में, गिन लीजिए कितना वर्ड है, 80 वर्ड में लिखना होता है, गिन लीजिए पूरा, ठीक है, 100 के भी पार है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इनकी रचनाएं, हेडिंग डालेंगे रचनाएं या फिर कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ लिखेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए और उसके बाद क्या लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित कृतियाँ हैं या फिर जो इनकी रचनाएं हैं निम्नलिखित हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह, और निबंध संग्रह में क्या लिखेंगे, अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार पर्वा, विचार भी थी, इस सब रचनाएं, ठीक है। और फिर उपन्यास में क्या लिखेंगे, बाण भटकिया कथा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। अभी हमने देख कर आए हैं पीछे, ठीक है। पुनर्नवा, और फिर आलोचना साहित्य की बात करें तो इसमें इनका आ जाएगा साहित्य सहचर, सूर साहित्य और कबीर, ठीक है। इतिहास की बात करें तो क्या आ जाएगा, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इनके रचनाएं हैं। अब देख ली, मान लीजिए आपको इस तरह नहीं लिखना आता है, ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं लिखना आता होगा, भैया निबंध उपन्यास ये हेडिंग डाल के कैसे लिख देते हैं, मुझे तो लिखना आता ही नहीं है। तो आप सिंपल सा हेडिंग डालेंगे, प्रमुख कृतियाँ फिर रचनाएं, और उसके बाद में इस तरह लिखेंगे, ठीक है। 4.1 2 3 4 कम से कम आपको 4 रचनाएं तो आनी चाहिए, 4 रचनाएं लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे अशोक के फूल, यहाँ पर लिख देंगे कुटुज, कल्पलता और फिर बाण भटकिया कथा, इस तरह आप लिख देंगे 4 रचनाएं, 4 से 5 रचनाएं, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इनका साहित्यिक परिचय आसान तरीके से। चलिए अब हम क्या देख लेते हैं, हाँ जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का गद्य के लेखक, हाँ इनका हमारा हो गया है। अब हम जयशंकर प्रसाद का देख लेते हैं, गद्य लेखक का हमारा हो गया। अब हमारे पद कवि का बाकी है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। चलिए तो अब हम इनका भी जीवन परिचय जो है साहित्यिक परिचय पूरा फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि पहले जीवन परिचय लिखते हैं, उसके बाद में साहित्यिक परिचय, उसके बाद में हम रचनाएं लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक धनी महादानी परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। या फिर लिखेंगे काशी के एक प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जैसे कि 1889 ईस्वी हो गया और फिर काशी हो गया, ठीक है, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें आप अंडरलाइन या फिर ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, ठीक है। इनके पिता का नाम जो था देवी प्रसाद साहू था और इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। पहले इन्हें इनके भाई जो थे शंभुनाथ साहू, उन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया, क्वींस कॉलेज में प्रवेश भी लिया, लेकिन वो घर पर आ गए, ठीक है। और घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। शुरुआत में तो इनका बचपन बहुत ही सुखद था, लेकिन जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही बिगड़ गई और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण बहुत सा कर्जा भी हो गया और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही, कहने का अर्थ है कि मात्र 47 वर्ष की आयु में इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। इतना लिखेंगे, अब बस इतना ही लिख देंगे और हमें पूरे नंबर मिलेंगे भैया, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, इतना ही लिखना होता है हमें जीवन परिचय में। साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में वही लिखना होता है कि इनका साहित्य में क्या स्थान रहा, साहित्य में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, ठीक है।
चलिए हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और इसे थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति है या फिर हिंदी साहित्य में इनका गौरवपूर्ण स्थान है, ये लिख सकते हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया है, कहने का अर्थ है बढ़ावा दिया है। और जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं ऑलराउंडर थे, जैसे कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, कहने का अर्थ है पूरा ऑलराउंडर से देखें कि आप जो भी लेखक होते हैं, आपके कवि होते हैं, कोई उपन्यास के क्षेत्र में महारत हासिल किया है, कोई निबंध लेखन में, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जी थे पूरा हर एक क्षेत्र में इनका दबदबा रहता था। नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यहाँ अनेक विषयों और भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, यह है जयशंकर प्रसाद जी। अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इनसे अछूता नहीं रहा है, यानी भैया कहने का अर्थ है ऑलराउंडर थे, ठीक है। चलिए अब रचनाएं लिखेंगे, ठीक है। रचनाएं में क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रचनाएं या फिर कृतियां, और उसके बाद लिखेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं या फिर इनकी प्रमुख कृतियां जो है निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह में इनका क्या आ जाएगा, आंसू हो गया, विरह काव्य इनका, लहर, झरना, कामायनी जो है इनका महाकाव्य है, प्रेम पथिक हो गया। नाटक में इनका आ जाएगा जन्मय जय का नाग यज्ञ, ठीक है। और फिर एक घूंट, अजातशत्रु, स्कंद गुप्त। कहानी की बात करें आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये तीनों इनकी कहानियां हैं। और उपन्यास में इनका कंकाल है, तितली है, इरावती हो, जो इरावती ही अपूर्ण रह गई थी क्योंकि इसी की रचना कर रहे थे तो इनका देहांत हो गया था, ठीक है। चलिए अब अगर आपको इस तरह लिखने को नहीं आता है, मान लीजिए हाँ ठीक है, हेडिंग डालकर इस तरह लिखने को नहीं आता, मैंने आपको बता रखा है कि हाँ आप इस तरह हेडिंग डालेंगे रचनाएं, और फिर आप मतलब कि चार इस तरह पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह, और फिर 3 रचनाएं लिख देंगे कि ये हो गया भैया इनका कामायनी हो गया, ये हो गया कंकाल हो गया, तितली इरावती हो गया, और फिर ये हो गया इनका कोई भी आकाशदीप हो गया, ठीक है। इस तरह लिखकर 4 लिख देंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए हो गया हमारा दोनों का साहित्यिक परिचय जो हमने आसानी तरीके से देख लिया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आपको कहानियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 नंबर है, इसमें आपको कहानियां से जो भी आपकी बुक की 4-5 कहानियां दी हुई हैं आपकी बुक में, मैंने देखा है, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानियां हैं मैं वो बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप इनका देखिए सारांश और उद्देश्य पूछा जाता है, ठीक है। चरित्र चित्रण ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सारांश और उद्देश्य ही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो 3 मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहानियाँ बता देता हूँ, जिनको आप तैयार कर लेंगे तो इन 3 के बाहर कोई नहीं आएगा, यकीन मानिए, ठीक है। पहला है ध्रुव यात्रा, और दूसरा है पंचलाइट, और तीसरा है बहादुर। यकीन मानिए इसके बाहर एक भी नहीं आएगा। इन्हीं का सारांश और उद्देश्य तैयार कर लीजिए, इसके बाहर नहीं आएगा। और मैं सारी कहानियों का सारांश उद्देश्य एक क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हमें यहाँ पर एक करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, या तो हमें ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखना है, या तो हमें पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है, ठीक है। तो मैं कौन सा करवा दूँ इसमें से मैं पंचलाइट कहानी का मैं सारांश करवा देता हूँ, ठीक है। पंचलाइट कहानी का मैं सारांश करवा देता हूँ क्योंकि इसमें भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पंचलाइट कहानी सारांश। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पर पंचलाइट कहानी का सारांश आपको और उद्देश्य करवा देता हूँ, ठीक है। सारांश ही पूछा गया है, ठीक है। बाकी मैं सभी कहानियों का सारांश और उद्देश्य मैं आपको एक वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन मत लीजिए, सभी आपकी जो इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं उनका सारांश और उद्देश्य हम करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हम पंचलाइट कहानी का सारांश देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, मतलब कि शॉर्ट समरी बता देता हूँ, ताकि अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा तो आप समझ जाए, ठीक है। तो जो पंचलाइट कहानी है बिहार के एक छोटे से आंचलिक प्रदेश की कहानी। इसमें क्या होता है, जो गाँव होता है उसमें जो लोग होते हैं सभी टोलियों में बैठे होते हैं, उसी में से एक महतो टोली होती है, ठीक है। तो वह क्या करती है, पंचलाइट खरीद कर लाती है, और पंचलाइट खरीद कर लाती है तो जलाना किसी को आता नहीं। अब दूसरे टोली से लोग को बुलाएंगे तो अपमान महसूस होगा, तो उसी की टोली में से एक आदमी होता है गोधन, उसे जलाना आता है, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा होता है। प्रतिबंध इसलिए लगा होता है क्योंकि गांव की एक लड़की होती है मुनरी, जब उसको देखता है तो सलम सलम सलीमा वाला गाना गाता है। तो मुनरी के माँ ने पंचायत में जो है इसका बात को रखा, तो उन्होंने उसे पंचायत से मतलब बेदखल कर दिया, ठीक है। तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अब उसी को बुलाया जाता है, ठीक है। जब मौका पड़ने पर उसी को बुलाया जाता है और वो आता है, पंचलाइट जला देता है। गाँव के लोगों में फिर सब खुश हो जाते हैं, और जो गोधन और मुनरी का प्रेम फिर से हरा भरा हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा सारांश जो हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। चलिए देख देते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखेंगे भैया, पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। क्या लिखेंगे, पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। और पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है, बिहार के छोटे से परिवेश की कहानी हमने आपको पहले ही बताया। पंचलेट यानी इसे ही पंचलाइट कहते हैं, पंचलेट कहानी के माध्यम से ग्रामवासियों की मनोस्थिति की वास्तविक झांकी प्रस्तुत की गई है। यानी जो गाँव के लोग हैं उनके रहते हैं, उनकी विचारधारा क्या होती है उसको एक आईने की बात दिखाया गया है, उसकी एक सच्चाई दिखाई गई है। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार आवश्यकता जो होती है बड़े से बड़े अवगुण और निषेध अथवा रूढ़िगत संस्कारों को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है। कहने का अर्थ है जो आवश्यकता जब पड़ता है, देखें मतलब जो आवश्यकता पड़ती है तो गोधन पर प्रतिबंध लगा होता है, फिर भी वो आता है पंचलाइट जला देता है, तो उस पर सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं। इस तरह ये दिखाना चाहते हैं कहानीकार कि जो आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, सारे प्रतिबंध जो है आपकी बुराइयाँ वो खत्म हो जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं, ठीक है।
तो सारांश यहाँ से शुरू होता है कि वहाँ तो टोली के लोग पंचलेट खरीद तो लाते हैं परंतु जलाना नहीं जानते हैं। इस टोली के लिए अपमान की बात है। ठीक है, समस्या के समाधान के लिए मुनरी, यहाँ पर मुमरी लिख गया, सही कर लीजिएगा, मुमरी होगा, मुनरी होगा। ठीक है, अपने प्रेमी गोधन, इसका हुक्का पानी बंद है, कहने का अर्थ है कि इस पर प्रतिबंध लगा है और उसके बारे में बताती है कि हाँ उसे पंचलेट जलाना आता है। तो गोधन आता है और पंचलेट जला देता है, तो गाँव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और फिर सरदार गोधन के साथ खून माफ कर देता है। कहने का अर्थ है कि हाँ उनके प्रतिबंध सारे हटा लेता है, उन पर जो भी प्रतिबंध लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि मुनरी की माँ गुलरी काकी रात के भोजन पर उसे आमंत्रित कर लेती है, उसे गोधन को बुला लेते हैं, आज रात को आओ हमारे साथ खाना खाओ। और जो मुनरी और गोधन का प्रेम है वो फिर से हरा भरा हो जाता है। ठीक है, अब उसको छूट मिल जाती है, भैया जब तुम गाओ सलम सलम सलीमा लगाना, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा इसका पूरा सारांश। इसी तरह आप लिख देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, चलिए बाकी सारी कहानियों का सारांश उद्देश्य एक क्लास में करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह आप इसे अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। चलिए, तो हमारा पंचलाइट कहानी का सारांश हो चुका है। अब हम क्या देखते हैं, हाँ खंडकाव्य दिया गया है। अब 7वां नंबर आपको दिया जाएगा खंडकाव्य। ये खंडकाव्य का आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, खंडकाव्य से संबंधित दिया जाएगा, तो खंडकाव्य आप अपने जिले के अनुसार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता आपके जिले में कौन लगता है। अब जैसे कि मैं गोंडा जिले का हूँ तो मुझे मेरे जिले में त्यागपति लगता है। ठीक है, तो आप अपने जिले का नाम कमेंट करो, मैं उस पर एक खंडकाव्य की अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप किस जिले को, तो मैं कौन सा बता दूं भाई। ठीक है, दिया जाएगा जैसे मान लीजिए हाँ मैं गोंडा जिले का हूँ तो इस तरह दिया जाएगा, या तो हमसे पूछ लिया जाएगा खंडकाव्य का पूरा संक्षेप में लिखने को पूछ लिया जाएगा, इसका सारांश पूछ लिया जाएगा, या तो कोई मुख्य पात्र होगा तो उसका चित्रण पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह पूछ लेगा। चलिए, तो हमारे खंड का पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, क्या क्या देखा हमने खंड का में, पूरे गद्य पद्य साहित्य का एमसीक्यू और फिर गद्यांश पद्यांश, लेखकों एवं कवियों के साहित्यिक परिचय, उसके बाद में कहानी का सारांश एवं उद्देश्य, और उसके बाद में क्या देखा हमने, हाँ खंडकाव्य हो गया हमारा। और ये यहाँ से आपका आ जाता है खंडखा। ठीक है, अब खंडखा में क्या दिया जाएगा, खंडखा में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले खंडखा में आपको मिलेगा संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत का पूरा 14 नंबर का पूरा संस्कृत का खंड मिलेगा। अब 14 नंबर में आपको 7 नंबर का संस्कृत गद्यांश और 7 नंबर में संस्कृत पद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर आपको उसकी व्याख्या का और 2 नंबर आपको संदर्भ का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संस्कृत गद्यांश उसी तरह दिया जाएगा जिस तरह आपको गद्यांश पद्यांश 2 दिए जाते थे, आपको एक लिखना होता था, उसी तरह यहाँ भी आपको 2 संस्कृत गद्यांश और 2 संस्कृत पद्यांश दिए जाएंगे। एक आप जो जानते हैं वो अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं कौन सा करवा दूँ। ठीक है, ये मैं करवा देता हूँ, ये थोड़ा आसान लग रहा है, एक करना हमें एक ही है। चलिए देख लेते हैं इसका क्या लिखा है। आत्मनस्तु वे कामाय प्रियो पतिम प्रियो भवति न व अरे जाया कामाया प्रिया भवति। आत्मस्तु वे कामाया प्रिया भवति न व अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रं वित्तम व प्रियं भवति। आत्मस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियं भवति न व अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मस्तु वे कामाय सर्वं प्रियं भवति। ठीक है, तो संस्कृत पद्यांश यहाँ पर आपको 2 दिया जाएगा उसी तरह। ठीक है, अथवा करके दिया जाएगा, एक ये दिया गया है ऊपर और ये नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है ये थोड़ा आसान है, हम इसे ही कर लेते हैं। ठीक है, दिया गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेव सुभाषितम। ठीक है, यानी भाषास मतलब भाषाओं में, भाषास मतलब भाषाओं में, मुख्य मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, भाषाओं में मुख्य मधुर, दिव्या मतलब अलौकिक, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक जो है गिरवाण भारती है। गिरवाण भारती कहने का अर्थ है संस्कृत है, गिरवाण भारती से ही देवों की वाणी या फिर संस्कृत कहा गया है। तो क्या समझा हमने कि भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक जो है गिरवाण भारती है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसके काव्य हैं। और तस्मादेव सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसके सुभाषितम है, कहने का अर्थ है जो भी उसके श्लोक हैं, जो भी उसकी सूक्तियाँ हैं। ठीक है, समझ में आया कि भाषाओं में मुख्य मधुर क्या है, अलौकिक जो है संस्कृत है, और उससे भी मधुर उसके काव्य हैं, और उससे भी मधुर क्या है उसके श्लोक हैं, उसकी सूक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए संस्कृत हमारा खंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपका व्याकरण का थोड़ा सा स्टार्ट होता है, व्याकरण के कुछ टॉपिक दिए जाएंगे। ठीक है, व्याकरण में आपका अनेकार्थी समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म अंतर ये आता है। ठीक है, चलिए तो पहले क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर लोकोक्तियों में मुहावरे दिया गया है, आपको 4 दिया गया है। 4 में से आपको एक ही लिखना है। आपको दिया गया है अंगूठा दिखाना, पहाड़ टूट पड़ना, धूल में मिलाना, पानी पानी होना। ठीक है, तो करना हमें एक ही है, कौन सा बता दें, अंगूठा दिखाने, हाँ एक बता देते हैं, 2 बता दें, हाँ जो चाहे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अंगूठा दिखाने का मतलब हो जाएगा इनकार कर देना, क्या लिखेंगे, इनकार कर देना। और इनकार कर देना वाक प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे कि हाँ वह अपने उधार के पैसे वापस लेने गया तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया, कहने का अर्थ है इनकार कर दिया। दूसरा हम ये बता देते हैं पानी पानी हो गया, यानी क्या है, शर्मा जाना। ठीक है, शर्मा जाना, सैया को देखा जैसे पानी पानी हो गई। ठीक है, शर्माना, तो आप लिख सकते हैं। चलिए हो गया हमारा ये। चलिए उसके बाद आपका दिया जाएगा अपठित गद्यांश, आपको दिया जाएगा एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसे सोल्व भी करवाऊंगा, लेकिन सोल्व इस तरह नहीं करवाऊंगा, मैं आपको ट्रिक से सोल्व करने की पूरी विधि बताऊंगा कि इसे आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपठित गद्यांश होता है आपकी बुक से नहीं होता है, तो मान लीजिए बाहर से आ जाता है, तो हाँ आप कर लेंगे भाई, आप कर लेंगे, इसे आप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं आप। हाँ इतने भी बुद्धू थोड़ी हैं, क्लास 12th में है, कोई गद्यांश दिया जाएगा और उससे पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे हिंदी में, तो नहीं कर लेंगे,
इतने तो आप होशियार हैं, 2 दिया जाएगा, 1 ही करना होगा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, वरना आप कमेंट करना, मैं आपको अपने गद्यांश करने की पूरी मैं ट्रिक बताऊँगा, कैसे गद्यांश सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर क्या दिया गया है, ये देखिए, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जो कि हमने बताया था कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन ये दिया गया है और क्वेश्चन और आंसर ये ऑप्शन है इसके, इसमें से आपको एक लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है और ऑप्शन ये है। चलिए तो बताइए, पूछा गया है कि सकल शकल, सकल शकल, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए था, इस तरह, एक सेकंड, ये इस तरह होना चाहिए सकल और ये वाला सकल, यानी ये क्या होता है, मतलब इसमें यही होता है कि 2 अर्थ दिए जाएंगे, 2 शब्द दिए जाएंगे जिनका जो है उच्चारण एक ही जैसा होगा, लिखने में भी लगभग एक ही जैसे होंगे, लेकिन हाँ उच्चारण एक ही जैसा होगा, लेकिन जो अर्थ होंगे इनके वो अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर अब देखिए, सकल का अर्थ क्या हो जाएगा, सकल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सकल का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण, और इस वाले सकल का अर्थ हो जाएगा खंड, ठीक है, संपूर्ण और खंड, ये वाला भी आंसर जो है बा आंसर और सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या दिया है कि अंश और अंशु, वही क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसका सही अर्थ का जोड़ा बताना है। तो अंश मतलब क्या होता है, अंश मतलब होता है भाग, अंश मतलब क्या होता है, भाग, ये वाला भाग, ठीक है, किस्मत वाला भाग नहीं, किस्मत वाला भाग नहीं होता, ठीक है, ये वाला भाग, मतलब कहने का अर्थ है भैया कि कोई, हाँ हमारे वंश का भाग है, हमारे मतलब कि कहने पार्ट, जिसे कहते हैं पार्ट इंग्लिश में, वो, ठीक है, वो वाला भाग। और एक अंशु का मतलब क्या हो जाएगा, किरण, ठीक है, अंश का मतलब भाग और अंशु का मतलब किरण, तो इसके 2 अर्थ हो जाएंगे। चलिए अगला क्या दिया गया है कि एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखना है, ठीक है, एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखना है, एक ही लिखना है आपको, ठीक है। 3 आपको दिया गया है, धरा, मित्र और जलज, धरा, मित्र, जलज, मैं आपको जलज बता देता हूँ, ठीक है। जलज में आप लिख दीजिएगा, जलज आप, हाँ कमल को लिख देंगे आप, ये तो जानते ही हैं, कमल जलज का मतलब ही है जल में उत्पन्न होने वाला, और दूसरा आप शंख लिख दीजिएगा, ये भी जल में उत्पन्न होता है, ठीक है, तो आप इसे भी लिख दीजिएगा, अनेकार्थी शब्द है ये। उसके बाद में ये देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें आपको दिया जाएगा एक पूरा सेंटेंस जिसको आपको पूरी मीनिंग होगी, एक वर्ड में लिखना होगा, जैसे कि जिसे दिखाई नहीं देता अंधा, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, जिसका पति मर गया हो विधवा, इस तरह। तो वही दिया गया है कि जिसका कहीं अंत ना हो, अनंत, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको, हाँ ये कुछ वाक्य दिए जाएंगे जिनको जो गलत लिखे होंगे और इनको आपको सही सही करके लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, 2 करना है हमें, और मैं यहाँ पर 4 बता देता हूँ। परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, तो यहाँ पर बदलना नहीं बदलनी होगा, ठीक है, बदलना नहीं बदलनी होगा, परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए। मैंने अनेकों बार यात्रा की है, तो भैया अनेकों जो है खुद में एक बहुवचन है, खुद में तो बताने की जरूरत नहीं है, अनेकों, अनेक हो जाएगा, ठीक है, मैंने अनेक बार यात्रा की है, ठीक है। और क्या दिया गया है, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, केवल यहाँ, मतलब और कहीं नहीं 4 पुस्तकें रखी हैं, केवल यहाँ। अरे भैया, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ केवल, यानी ये जो केवल है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बीच में, कि यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं, यहाँ केवल 4 पुस्तकें, ये अर्थ होगा इसका, ठीक है, ये नहीं कि केवल यहाँ। चलिए अगला क्या दिया है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसका, ये उसका, ये क्या है, वाक्य शुद्धि का, ठीक है, वाक्य शुद्धि का आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक वर्ड गलत दिया जाता है, कवित्री गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, कवित्री इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कवित्री इस तरह लिखा जाएगा, आ सकता है भैया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, रक्षण अलंकार, ठीक है, रक्षण अलंकार आपका आ जाता है। चलिए अब रक्षण अलंकार में आपको 2 रस, 2 छंद, 2 अलंकार इस तरह दिया जाएगा, ठीक है, एक एक आपको लिखना होगा, दोनों में से ढूंढ कर एक एक लिखना होगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में रक्षण अलंकार कोई भी आ सकता है, और मैं कहता हूँ कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है आप तैयार करके जाइए, ठीक है, कोई भी मत छोड़ना, ठीक है। इसीलिए मैं इसकी आपको एक लॉन्ग वीडियो दूंगा, ठीक है, जिसमें आपके सारे रक्षण अलंकार जो है पूरा कंप्लीट करवाऊंगा 1 घंटे में पूरा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला दिया गया है पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन और निबंध लेखन अब आपको लिखना है। तो पत्र लेखन, हाँ बने रहिएगा अंत तक, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए बस थोड़ा सा बाकी है, पत्र लेखन निबंध लेखन बाकी, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए पत्र लेखन, इसमें भी आपको 2 पत्र दिया जाएगा, 3 तरह के पत्र आते हैं, नियुक्ति है तो आवेदन पत्र आपके एग्जाम में आता है, ऋण है तो आवेदन पत्र, और सफाई के लिए अधिकारी को आवेदन पत्र, ठीक है, 3 आते हैं। तो 3 में से एक आएगा, तो मतलब 2 आएगा, तो 2 आप तैयार कर लीजिए, चाहे जो 2 आ जाए, जिससे आप आसानी से लिख सकें, ठीक है। तो पत्र लेखन की मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कौन सा करवा दूँ भाई लोग बताइए। समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक पद के आधार पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र विद्यालय के लिए है। दूसरा दिया गया है ऋण प्राप्ति है तो बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, तो मैं यही वाला करवा देता हूँ पुट, ठीक है। ऋण प्राप्ति के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए 6 अंकों में आता है पूरा, ठीक है, 6 अंकों में आता है, तो इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा और सही से देखिएगा कि कैसे लिखना है एक अच्छा निबंध, सॉरी पत्र, ठीक है। चलिए देखते हैं।
चलिए देख लेते हैं अपना पत्र लेखन। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 3 तरह के पत्र आते हैं, हमने आपको बता रखा है। ठीक है, कि कौन से नियुक्ति है तो आवेदन पत्र, और बैंक से ऋण लेने के लिए, और तीसरा साफ सफाई के लिए अपने नगर अधिशासी अधिकारी या फिर जिला अधिकारी को पत्र। ठीक है, तो हमें कौन सा लिखना है? ऋण हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र। अब देखिए कब लिखते हैं ये आप कब लिखते हैं? जब या तो ऋण लेने के लिए होता है या तो आपको कोई व्यापार करना होता है। ठीक है, तो लिखते हैं। अब लिखते समय ध्यान में रखना होता है कि लिखना किससे है। अगर आप नियुक्ति है तो आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो आप जिसे लिख रहे हैं उस कंपनी का नाम या फिर विद्यालय का नाम। ठीक है, जिस विद्यालय में अध्यापक के पद पर आप काम करना चाहते हैं। बैंक को पत्र लिख रहे हैं तो बैंक मैनेजर या फिर बैंक शाखा प्रबंधक को। और फिर अगर नगर की साफ सफाई के लिए लिख रहे हैं तो आप किसे लिखेंगे? जिलाधिकारी को। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे और फिर हेडिंग डालेंगे ऋण है तो बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, और फिर लिखना शुरू करेंगे। सबसे कॉमन लाइन भैया सेवा में। ठीक है, और उसके नीचे ही क्या लिखेंगे? उसके नीचे ही किसको लिखना है हमें वो लिखेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि ऋण के लिए जब हम लिख रहे होते हैं तो हम बैंक शाखा यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ बैंक मैनेजर भी लिख सकते हैं या फिर शाखा प्रबंधक। ठीक है, बैंक मैनेजर या फिर शाखा प्रबंधक, और फिर बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, कुछ भी, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक, कुछ भी लिखकर रामनगर पीलीभीत उत्तर प्रदेश, ये 3 लाइनों में इसका जो है पूरा पता लिख देंगे भैया सेवा में। ठीक है, पता इसका पूरा कि हाँ किसको लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे महोदय या फिर श्रीमान सविनय निवेदन है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि सविनय निवेदन है। अब देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या लिखना होता है कि हाँ सबसे पहले आप ये बताते हैं कि आपने कहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण की है, कहाँ आपको एडमिशन लेना है, कितने रुपए की जरूरत है, और फिर आप बताएंगे कि हाँ मैं जो भी इसके लिए आवश्यक कागजात हैं वो हमने इसमें संलग्न करके यानी कॉपी इसकी फोटो कापी हमने भेज दी है। आप जो उचित पत्रों की पूर्ति कराकर जल्द से जल्द जो हमारा ये है ऋण वो हमें प्रदान करें। ठीक है, चलिए तो ये हमें लिखना होता है, हमने आपको बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2022 में संपन्न हुई यूपी पीसी पीएमटीसी की परीक्षा में मेधावी सूची में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। या भी लिख सकते हैं कि आप मैंने स्कूल से, और फिर अपने स्कूल का नाम लिखकर कि मैंने इस स्कूल से 10th 12th की पढ़ाई जो है उत्तीर्ण की है। ठीक है, प्रवेश के लिए मुझे संपन्न हुई काउंसलिंग में मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद आवंटित हुआ है। ठीक है, और मुझे प्रवेश लेने के लिए और कुछ किताबों के लिए जैसे कि कुछ अन्य व्यय के लिए, ठीक है, यानी किताब उताब खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। 5 लाख कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? और इस चिकित्सा शिक्षा यानी चिकित्सा वो एक मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चिकित्सा शिक्षा, और यहाँ पर इस शिक्षा है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। हाँ, हो सकता है कई जगह आपको दिखाई दे जो सा है गलत लिखा हुआ, लेकिन अब सही कर लीजिएगा। ठीक है, चिकित्सा शिक्षा के लिए मैं बैंक से शिक्षा ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपयों का ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ, और ऋण प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक जो प्रपत्र है अस्थायी वो मैंने इसमें, जैसे कि वो क्या हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, और को भी ऋण आवेदन पत्र के साथ ये सब हमने फोटो कॉपी कराकर भेज दिया है, फिर संलग्न कराकर भेज दिया है। और अब आप क्या करें, उचित प्रपत्रों की पूर्ति कराकर मुझे शीघ्र से शीघ्र जो है मेरा ऋण प्रदान कर मुझे कृतार्थ करें। ठीक है, सादर धन्यवाद कर ये सब लिख देंगे। और उसके बाद में आप इस तरफ क्या लिखेंगे, प्रार्थी लिखेंगे या फिर भवदेव भी आप लिख सकते हैं। और फिर अपना नाम नहीं लिखेंगे, आबा सादा करके कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस तरह आपको लिखना है पत्र। ठीक है, चलिए हमने पूरा बता दिया इसको। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह। और ये ठीक है, ये थोड़ा जो मार्जिन है इसका सही रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ टाइप करते समय गलत हो गया। ठीक है, ये मार्जिन जो है इससे सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लिख देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं, पत्र लेखन हमारा हो गया। लास्ट टॉपिक बचा है निबंध लेखन। चलिए देख लेते हैं अपना निबंध लेखन। चलिए तो हमारा पत्र लेखन हो चुका है। ठीक है, पत्र लेखन हमारा हो चुका है। बाकी क्या हमारा, हाँ निबंध बाकी है। चलिए सारी इंपॉर्टेंट निबंध जो है हम आपकी बता देते हैं, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं क्लास 12th में। ठीक है, चलिए नोट करेंगे सभी लोग, कॉपी कलम उठाएंगे और नोट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, #1 पे लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट निबंध, नंबर 1 निबंध पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, दूसरा लिखेंगे क्लास 12th में कृषक। ठीक है, कृषक। तीसरा डालेंगे बेरोजगारी। ठीक है, और चौथा ये आतंकवाद की समस्या भी चौथे में लिख सकते हैं। चलिए, और 5वां क्या डालेंगे, 5वां आप मेरा प्रिय कवि या फिर मेरे प्रिय पुस्तक। ठीक है, इनमें से आप लिख सकते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया। चलिए निबंध, हाँ निबंध पर मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए कि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो मैं आपको कि इस तरह पूरी ट्रिक के साथ बताना चाहता हूँ ना, कॉपी में लिखकर, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर। इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं कल आपको बताऊँगा और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर बताऊँगा। ठीक है, जो भी हमारे निबंध लेखन है 9 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो एक क्लास में पूरा आपका निबंध जो है कंप्लीट करवा दूंगा, कैसे लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कितने वर्ड में लिखना है, कितने पेज में लिखना है, पूरा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका। ठीक है, चलिए तो अगर आप यहाँ पर अंत तक बने हुए हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पर इस अगर पूरे मॉडल पेपर को आपने देखा है तो आपका 90 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, मैं 100 नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 90% जरूर आएगा। तो अंत तक बने रहे हैं तो आप एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि उसका रिप्लाई मैं दूंगा। ठीक है, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। और जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही अब सारे जो हैं क्वेश्चन पेपर, सारे सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन पेपर जो है उनका हम मॉडल पेपर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर से धमाकेदार वीडियो के साथ, के लिए जय हिंद।